हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम देखेंगे पर्यावरण विज्ञान के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो और आपके लिए एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर आसानी से गेन करवा सकें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक सभी आते हैं। तो इनमें से सबसे कमजोर कड़ी की बात करें तो फ्रेंड्स सर्वोच्च उपभोक्ता, ऑप्शन डी, सर्वोच्च उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है। औरण किसे कहते हैं? पवित्र पादपों को, जंतु को, पर्वत को, वनों को? तो देखिए फ्रेंड्स, पवित्र वनों को औरण कहा जाता है। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इनको कहा जाता है हेलोफाइट्स, ऑप्शन डी, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कौन सी प्रोटोकॉल इनसे संबंधित है? तो देखिए, नागोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए, नागोया प्रोटोकॉल, जो कि एक मीटिंग हुई थी, इसमें जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित बातों पर चर्चा हुई थी। वह इस पर हस्ताक्षर हुए थे कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाए। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स, ये लक्ष्य रखा गया है 17% का। 17% भूमि को जैव विविधता संरक्षण के लिए आरक्षित किया जाना अति आवश्यक है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? देखिए, आम, शीशम, सागौन, चंदन। तो इसमें से चंदन भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में शामिल किया जाता है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? देखिए, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को 16, ऑप्शन बी, 16 कहा जाता है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? अर्थात बायोडाइवर्सिटी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, पूर्वी घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे और वह जीव जंतु निवास करते हैं। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, भोजन श्रृंखला का सही क्रम देखें तो सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन और फिर मछली। तो यही भोजन श्रृंखला का सही क्रम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपेंथिस क्या होते हैं? तो नेपेंथिस होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नेपेंथिस कहलाते हैं। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉपिक स्तर क्या होगा? तो वो प्रथम स्तर के ट्रॉपिक स्तर पर होता है। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही भारत में तीनों तरह के वन, चाहे मैंग्रोव वनों की बात करें, सदापर्णी वन या पर्णपाती वन, तीनों ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यह एकमात्र जगह है भारत की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। देखिए, इस तरह से होता है, तो पिरामिड सदैव उल्टा ही होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो घास स्थल का संख्या पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन ए सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडोलॉजी, देखिए, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कि किस विज्ञान की किस शाखा, वह शाखा जिसमें मृदाओं का अध्ययन किया जाता है उसको पीडोलॉजी कहा जाता है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, सबसे कम जैव विविधता पाई जाएगी ध्रुवीय प्रदेशों में, क्योंकि आप जानते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर वनस्पति भी काफ़ी न्यून मात्रा में पाई जाती है, काफ़ी कम प्रकार की और काफ़ी बहुत ही कम वनस्पति होगी। और जब वनस्पति कम होगी तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु भी कम ही होंगे, क्योंकि जब उनको खाने को नहीं मिलेगा तो वो जीव जंतु खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? तो इसलिए काफ़ी कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेशों में। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? फ्रेंड देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि स्थानीय जीव विविधता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अल्फा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता स्थानीय जीव विविधता को कहा जाता है। अगर बात करें वैश्विक जैव विविधता की तो उसको क्या कहते हैं? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, उसको गामा कहा जाता है फ्रेंड्स। वैश्विक की बात करें तो उसको गामा कहा जाएगा, स्थानीय को अल्फा कहा जाता है। भारत का हॉटस्पॉट तप्त स्थल जो कि जैविक विविधता वाला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह है पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। किसी महाद्वीप में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है, अर्थात जैव विविधता का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हों। तो ऐसा महाद्वीप है आपका यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी
यूरोप महाद्वीप में एक भी जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इन विकल्प में से आक, तुलसी, नीम, रोहिड़ा। तो रोहिड़ा भारत की संकटग्रस्त एक पादप प्रजाति है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? गंगा, महानदी, चंबल या नर्मदा? तो देखिए घड़ियाल प्रोजेक्ट आपका चंबल नदी पर स्थापित है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हारेला पर्व किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि अगर पूछ ले हारेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य में हारेला पर्व मनाया जाता है। अगर बात करें कि किससे संबंधित है, तो पौधरोपण से, वृक्षों के रोपणे से यह संबंधित पर्व है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। मोटर कारों से निकलने वाले वह प्रदूषक जिनसे मानसिक रोग पैदा हो जाता है वह है लेड, जिसको पीबी या सीसा भी कहते हैं। लेड, पीबी इसका नोटिफिकेशन है केमिकल, और सीसा इसको हिंदी में कहा जाता है, जो कि मोटर कारों के जो धुआं निकलता है उसमें निकलता है, और ये मानसिक रोग पैदा कर देता है, मानसिक रूप से छत विक्षत हो जाता है व्यक्ति। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए यह स्थापित किया गया है नॉर्वे के ओस्लो शहर में। ऑप्शन ए ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है वहीं पर ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो यह है नॉर्वे शहर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर अम्लीय वर्षा का अंतर्राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ताकि अम्लीय वर्षा की सूचना दी जा सके, इसके ऊपर रिसर्च किया जा सके, इसलिए यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आप दोनों को लिंक करिए और याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? देखिए अम्लीय वर्षा की बात हो रही है, तो साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा को सबसे पहली बार किसने खोजा, किसने इसके बारे में बताया। तो देखिए रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ऑप्शन ए रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने ही सबसे पहले अम्लीय वर्षा के बारे में बताया या इसकी खोज की। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए मफलर, आप मफलर पहनते हैं तो मफलर कैसे पहन जाता है? सिर पर जो हमारे कान होते हैं, कानों को ढकते हुए पहना जाता है मफलर, ताकि ठंडा लगे। तो हम मफलर से कानों को दबाते हैं तो कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो कानों में कम आवाज़ आए इसलिए हम मफलर लपेट लेते हैं। तो इसलिए बाहर जो ध्वनि हो रही है वो हमको कम सुनाई दे, इसलिए हमने मफलर लपेट लिया। तो आप इससे लिंक कर सकते हैं कि मफलर कानों को ध्वनि से बचाने के लिए पहना गया है। तो ग्रीन मफलर भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक अभियान है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, देखिए जिसको नीरी भी कहा जाता है, कई बार विकल्प में इस तरह से पूछ लेगा आपको नीरी, या लिखा होगा नीरी। ये नीरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए स्थित है महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। और फ्रेंड देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम 5 फ्रेंड के साथ इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन तक हमारी लिंक पहुंच जाए और वो हमारी वीडियो चैनल पर आकर अपनी स्टडी को और भी अच्छा कर सकें। और फ्रेंड जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वापस वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त फ्रेंड्स इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स वापस वीडियो पर आते हैं अपनी। क्वेश्चन 29 कर ली है, 30 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, देखिए काफ़ी अच्छा दिवस रखा है मैंने इसमें क्वेश्चन में। आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस तो आपको पता ही है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछ ले विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स इसमें काफ़ी कम लोगों को इसका पता होगा। तो आप ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और देखिए 26 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है। तो आप सभी को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जवाब देना है, जल्दी करके कहीं से ढूंढिए और इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। तो आप इस वीडियो के कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि किसने सही जवाब दिया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में प्रथम बार आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, जो किस देश का शहर है? ब्राजील शहर देश का। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? देखिए मैंने आपको बता ही दिया 1992 में। ऑप्शन सी 1992 में प्रथम बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए ये सबसे ज़्यादा चंदन पाया जाता है भारत के कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी कर्नाटक में। और चंदन भारत के लिए एक लुप्तप्राय
प्रजाति में आ चुका है पौधों की, जो कि काफ़ी तेज़ी से इसके वन घट रहे हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और ये इसकी बात करें किस स्टेट में पड़ता है ये, तो आपको पता होना चाहिए ये एमपी राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में नई वन नीति कब बनी? तो फ्रेंड भारत में नई वन नीति की शुरुआत की गई 1988 में। 1988 में भारत में नई वन नीति बनकर तैयार हुई थी। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, पारा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टोन कैंसर का एक प्रमुख कारण अम्ल वर्षा का होना भी है, तो ऑप्शन ए अम्ल वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस भेजी जाती है? देखिए आपने देखे होंगे कई ऑफिसों सरकारी बिल्डिंगों में रखे होते हैं लाल रंग के लोहे के बने हुए फायर एक्सटिंग्विशर, जिनके द्वारा आग बुझाई जाती है। तो इसमें कौन सी गैस भेजी जाती है? तो देखिए इसमें भेजी जाती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ध्यान रखिएगा जितने भी अग्निशामक यंत्र हैं जिनसे आग बुझाने का कार्य किया जाता है, तो उन सभी में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर किसकी गोलियां मिलाई जाती हैं? तो देखिए क्लोरीन की, ऑप्शन है क्लोरीन की। क्लोरीन के द्वारा ही जल का शुद्धिकरण किया जाता है और उसको जल को हम आसानी से पी सकते हैं बिना किसी बीमारियों से ग्रस्त हुए बिना। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो आप सभी जानते हैं फूलों का रंग उड़ा, चाहे किसी कपड़े का रंग उड़ाना हो, तो इसी के लिए प्रयोग की जाती है क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी क्लोरीन गैस। इसीलिए इसको विरंजक भी कहा जाता है, क्योंकि यह रंजक माने होता है रंग, और विरंजक माने जो रंग से हट गया हो, जिसका रंग हट गया हो, तो विरंजक गैस कहलाती है क्लोरीन गैस। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? सबसे पहली बार ग्रीन हाउस गैसों की जो ये संकल्पना दिया था, किसने दिया था? देखिए जोसेफ फोरियर ने ही सबसे पहली बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा या सभी? तो गहरे समुद्र में जब आप फ्रेंड्स देखते हैं क्या मिलता है, तो उसमें वैज्ञानिकों ने खोजा है कि कोबाल्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गहरे समुद्रों में पाया जाता है। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? गेहूं, गन्ना, चावल, ज्वार? तो इसमें से चावल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है। एड्स किस कारण से होता है? HIV, ऑप्शन है एड्स जो होता है वो HIV वायरस है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं कि एड्स और HIV में कौन सी बीमारी है। एड्स बीमारी का नाम है और HIV इसके वायरस का नाम है, जिसकी वजह से एड्स होता है। तो एड्स बीमारी है और HIV वायरस है। जिस प्रकार अभी कोरोना फैला था, आपको पता हो, तो कोरोना तो बीमारी थी फ्रेंड्स, और कोविड-19 जिसका नाम लिया जा रहा था कोविड-19, ये असल में वायरस था। कोविड-19 वायरस था जिसकी वजह से बीमारी फैल रही थी, और कोरोना बीमारी थी जो फैल रही थी कोविड-19 की वजह से। तो आपको वायरस और बीमारी दोनों में ही डिफरेंस जरूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। धुआं समान कुहासों को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, धुआं समान कुहासों को स्मोग, ऑप्शन बी स्मोग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? जो ऑटोमेटिक वाहन होते हैं, जब उनसे धुआं निकलेगा तो कौन सा प्रदूषक उसमें नहीं होगा? तो देखिए SO2 उसमें होता है, हाइड्रोकार्बन गैस भी उसमें होंगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होगी, लेकिन फ्लाई ऐश उनमें नहीं होता। राख के रूप में जो फ्लाई ऐश होता है वो उनमें नहीं निकलता है। पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होने से फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है? तो देखिए फ्रेंड, फ्लोराइड अगर था तो पीने के पानी में अत्यधिक मात्रा में होगा तो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाएगी। नदी के जल का BOD अधिक है, इसका क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड मैंने आपको पीछे की कई वीडियो में बताया है BOD के बारे में। BOD की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। असल में ये नदी के किसी भी नदी के पानी के प्रदूषण के बारे में इसकी माप की जा सकती है कि नदी में कितना प्रदूषण है कितना नहीं। तो देखिए इसकी एक मात्रा रखी गई 10 mg पर लीटर। अगर 10 mg पर लीटर से कम BOD का मान आ रहा है तो समझिए नदी प्रदूषित हो चुकी है। तो अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब नदी का जल स्वच्छ है, प्रदूषण से रहित है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर नदी के जल का BOD अधिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि नदी का पानी स्वच्छ है। ऑप्शन ए स्वच्छ है। 48वां, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, और इसके राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, UK उत्तराखंड में ही ये राज्य शुरू किया गया था पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन आज बात करेंगे कि ये शुरुआत इसकी कब की गई थी। तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की गई थी उत्तराखंड राज्य में 1970 में। ऑप्शन ए 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा
चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। कांटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आती हैं? मरुद्भिद, बोरियल, जलोद्भिद या मानसूनी? तो देखिए मरुद्भिद जो कि मरुस्थल में पाई जाती हैं, कांटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियाँ, तो ये मरुद्भिद पौधों की प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? तो देखिए यह होता है उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में खासतौर से मेघालय, सिक्किम, मेघालय, असम, इस तरह के क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी मात्रा में झूमिंग कृषि की जाती है। और इससे क्या होता है कि जो वहाँ के आदिवासी क्षेत्र, इस आदिवासी लोग इसकी झूमिंग कृषि के द्वारा खेती करते हैं और वहाँ के वनों का काफ़ी ज़्यादा इससे विनाश हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। कुछ क्वेश्चन तो आपको पहली बार ऐसे लगे होंगे कि जो क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। मुझे इसकी भी उम्मीद है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसमें ढूंढ के ही ऐसे लाया हूँ आपके लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।